आज पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली का पहला इजलास हुआ, जिसमें 302 अरकान ने हल्फ उठाया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने नौमुंतखब अराकीन से हल्फ लिया। हल्फ लेने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ, इस्तेकाम पार्टी के सदर अलीम खान, सरबराह जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल, महमूद खान अचकजई और दीगर नौमुंतखब अराकीन शामिल हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान ने भी हल्फ उठा लिया है। 16वीं असेंबली की बात की जाए तो इस असेंबली में 45% अरकान 60 साल से जायद की उम्र के हैं, जबकि 2013 में ये तादाद 36 और 2018 में 29% थी। 45% अरकान असेंबली का पेशा जमींदारी, 36% का तिजारत, जबकि 11% अरकान का ताल्लुक वकालत के पेशे से है। तालीम की बात की जाए तो PhD और MPhil स्कॉलर्स 1% मास्टर्स डिग्री रखने वाले 41%, जबकि मैट्रिक पास अरकान की तादाद 5% है। पाकिस्तान में भले ही जमहूरी निज़ाम इतना मजबूत ना हो, मगर ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की हर कौमी असम्बली ने मुल्की निज़ाम पर किसी न किसी तरह की गहरी छाप ज़रूर छोड़ी है। गुज़िश्ता 3 असम्बलियों की ही बात की जाए तो 2008 की असम्बली को अहम आइनी तरामीम और कानून साजी के हवाले से याद रखा जाता है। 2013 की असम्बली ने 2014 में मुत्तहिद होकर धरनों का मुकाबला किया। दहशत गर्दी के खिलाफ भरपूर कानून साजी की गई, जबकि 2018 की असम्बली को इस बिना पर याद रखा जाएगा कि उस असम्बली से पहली बार तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। अब देखना होगा कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में वजूद में आने वाली असम्बली अपने रिकॉर्ड में कौन कौन सी कामयाबी या नाकामी दर्ज करवाती है। इस असम्बली को ज्यादा यादगार रहने के लिए कौन कौन सी नज़ीरें कायम करना होंगी। इस असम्बली को माजी की किन असम्बलियों की मिसालों से सीखने की ज़रूरत है, और सबसे बढ़कर ये कि इस असम्बली को आने वाली असम्बलियों के लिए बेहतरीन मिसाल बनने के लिए क्या क्या इक़दाम करना होंगे। जी, इलेक्शन हो गया, असम्बली का इजलास कब होना है वो भी हो गया, और अब स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बाद इतवार के रोज़ वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा। आज का सारा दिन सबने यकीनी तौर पर देखा है असम्बली का माहौल और अहवाल। तो सवाल आप सबसे इस तरह से, नई असम्बली, नया जोश और जज्बा, 16वीं कौमी असम्बली से आपकी तवक्कुआत क्या हैं? बेगम साहब, हर असम्बली के अपने हालात और अपना अपना मारूज़, आपकी राय में कानून साजी, कंडक्ट और फिनिशिंग के एतबार से अगर मैं 8, 13 और 18 देखूँ, आपको कौन सी बेहतर लगती है तीनों में से, और अब से क्या तवक्कुआत हैं? इसमें कोई शक नहीं कि 2008 की असम्बली जो थी वो पाकिस्तान की तारीख की दूसरी बेहतरीन असम्बली थी। यानी 1971 की असम्बली जिसने पाकिस्तान को एक आइन दिया और पाकिस्तान का एक पूरा इंतजामी जो स्ट्रक्चर था उसको बनाया और खड़ा किया। उसके बाद 2008 वाली बेहतरीन थी। उसके बाद मुसलसल हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम है वो कमज़ोर होता गया और पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस भी वो भी मुसलसल कमज़ोर होती गई। 2013 की असम्बली 2008 से बुरी थी, या कह लीजिए उसकी परफॉर्मेंस कम थी। 2018 में मामला और ख़राब था, और अभी देखिए क्या होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है, आपने जिस जोशो खरोश की बात की, जो असली हकीकी जोशो खरोश एक नए आगाज पे होना चाहिए था, वो ना तो हुकूमत में है, ना अपोजिशन में है, ना ही अवाम में है। और ये पार्लियामान एक तरह के बहरान से अपना आगाज कर रही है, और इसको बहुत बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं। और हम बात कर रहे हैं कि हमारी क्या तवक्कुआत हैं, किस तरह के चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि पार्लियामान को अपना साख, अपनी लेजिटिमेसी बहाल करनी होगी। पाकिस्तान एक पार्लिमानी डेमोक्रेसी है, अगर पार्लियामान की साख ही नहीं होगी तो फिर हुकूमत की क्या साख होगी, रियासत की क्या साख होगी। और ये जो उसकी साख को नुकसान पहुंचा है, ये बाहर से भी पहुंचा है, ये अंदर से भी पहुंचा है। तो सबसे पहला जो काम करना होगा पार्लियामान को, वो ताकत के निज़ाम में अपनी जगह को एडजस्ट करना होगा परफॉर्मेंस के ज़रिए से। जो दूसरे 2 पिलर्स हैं, यानी जो इंतज़ामिया है और जो जुडिशरी है, जो उसके अंदर घुस आए हैं, उसके इलाके में घुस आए हैं, उसके इख्तियारात में तजावुज़ कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए से उनको पीछे धकेलना होगा। और कैसे करना होगा? वो इस तरीके से कि पार्लियामान के 3 बुनियादी फंक्शन होते हैं, उस पर फोकस करें और बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें उस पर, हुकूमत भी अपोजिशन भी। सबसे पहला काम है नुमाइंदगी, रिप्रेजेंटेशन। जिन लोगों ने आपको मुंतखब करके भेजा है, उनके हकूक की आवाज़ बने, उनको सही तौर पर रिप्रेजेंट करें, आवाज़ उठाकर भी, गुफ्तगू पर भी, लेकिन पॉलिसियाँ और कवानीन बना के भी। जो पॉलिसियाँ बनाए, जो कवानीन बनाए, वो मफादात के लिए मत बनाए, अपने या मखसूस मफादात के लिए मत बनाए, अवाम के लिए बनाए जिन्होंने आपको मुंतखब किया।
दूसरी बात, कानून साजी, बेहतरीन कानून साजी करें, मेहनत से करें। ये काम ना करें जिस तरीके से जाते जाते असेंबली ने जो है वो दर्जन भर पैसे लेके यूनिवर्सिटियों के जो हैं वो चार्टर मंजूर कर दिए थे। वो कानून साजी करें जो जिसकी कौम को जरूरत है। कानून साजी का निजाम बेहतर करें। खास तौर पे मैं एक चीज मेंशन करूंगा, पाकिस्तान में जिस तरीके से बजट पास होता है, बजट सबसे बड़ी कानून साजी होती है क्योंकि हर काम पैसे से होता है और बजट में पार्लियामेंट का कोई रोल ही नहीं होता। गैर मुंतखब इदारे बजट बना के भेजते हैं, इतनी ढेर सारी किताबें आगे ला के फेंक दी जाती हैं पार्लियामेंटेरियंस के और वो आहो कह के उठ जाते हैं। हालांकि जो बजट का साइकिल है जमहूरी निज़ाम में वो पूरे साल चलता है, कमेटियों का रोल होता है, पार्लियामेंट बजट मुसलसल बनाने में शामिल होती है। और तीसरी बात यह है जो पार्लियामेंट का तीसरा रोल होता है कि इदारों की, महकमों की निगरानी, ओवरसाइट, वो कैसा काम करते हैं। और ये काम होता है ये काम होता है कमेटी सिस्टम में कि हर डिपार्टमेंट की, हर महकमे के अगेंस्ट एक कमेटी होती है और वो कमेटी अगर मौसर तौर पर काम करे तो उस डिपार्टमेंट पर बेहतर तौर पे नजर रखती है। और जो सबसे अहम कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय हुआ था कि अपोजिशन लीडर को मिलेगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अपोजिशन लीडर को मिलेगी, वो उस पर काम करेंगे। आखिर में मैं ये कहूँगा कि वजीर आजम सदर बनने की कोशिश ना करें, पार्लिमानी लीडर बने, वक्त दें, आए, पार्लियामेंट को अहमियत दें और अपोजिशन पार्लियामेंट्री अपोजिशन करे। देखिए जो बाहर के मुजाहरे होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर मत लाएं, अच्छी पार्लियामेंट्री अपोजिशन करके दिखाएं। आप दिखाएं कि आप अल्टरनेटिव हैं, आपके पास मसाइल का हल मौजूद है। अफसार साहब, ये पहली असेंबली नहीं है जिस पर धांधली की पैदावार कहा जाए। ये इल्जाम 13 और 18 के बाद भी बदतरीन इल्जामात लगाए गए और आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि 180 नशस्तों का उनका दावा था और असेंबली को नामुकम्मल। अब आप इस असेंबली से क्या तवक्को रखते हैं? क्या 13 और 18 की असेंबली की तरह हम यहाँ भी इस्तीफे आते देखेंगे? पॉसिबिलिटी तो है, हर चीज़ की है। इस्तीफे आ भी सकते हैं, असेंबली आगे भी चल सकती है, काम भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती, डिपेंड करता है नीयतें क्या हैं। और नीयतें मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही किसी की भी। जो भी हमारे यहाँ पावर सेंटर्स हैं जितने भी पाकिस्तान में, जहाँ बैठते हैं कुछ लोगों से जिनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, उनसे जो बातें सुनते हैं, मायूसी होती है, अफसोस होता है, अफसुर्दगी, डिप्रेशन, यही चीज़ें होती हैं। तो क्या कह सकते हैं कि इस असेंबली ने क्या करना है जो इसका आगाज़ ही ऐसा हो रहा है। अफसार साहब, आपने तो बहुत ही मायूसी, अभी तो असेंबली का पहला दिन है, कल स्पीकर डिप्टी स्पीकर है, इतवार को वजीर आजम ने आना है, आपने तो एकदम ही प्रोग्राम में भी डिप्रेशन तारी कर दिया है इतनी मायूसी की बात करके। आपकी तवक्को क्या है? ये असेंबली माजी की असेंबलियों से क्या ले सकती है, क्या छोड़ सकती है? देखिए, मैं मायूसी का कायल नहीं हूँ, उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद है तो रह रहे हैं यहाँ पे और कोशिश करते हैं अपनी जितना कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हमारी जो रूलिंग एलीट है इसकी नीयत को ठीक कैसे करें। मतलब अब आप देखें कि आपने कहा असेंबली से क्या तवक्कुआत है। मतलब मेरी पहली तवक्को इस असेंबली से ये है, और ये मैं बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन ये बात आपको कर रहा हूँ, कि वो वफाक को बचा सकते हैं तो बचा लें। ये पहली तवक्को है मेरी। यहाँ मीडिया को फुर्सत नहीं है इस बात से कि मरीम नवाज़ ने एक पुलिस ऑफिसर के सर से दुपट्टा ऊपर कर दिया, इससे फुर्सत नहीं है। वरना उन्हें पता चले कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वहाँ किस तरह लोग टूटे पड़ रहे हैं जिन अपना माल बनाने के लिए, सब शामिल है। ठीक, और उस वजह से अवाम का वहाँ क्या हाल है, असल उनकी जो नुमाइंदगी करने वाले उनका क्या हाल है, क्या सोच है अवाम की, और वो आपसे कितना दूर जा चुके हैं ज़हनी तौर पे, आपको कोई पता नहीं। इस तरफ दरअसल के इस तरफ नहीं पता आपको कुछ भी। दूसरी तरफ केपी में जो हुकूमत आई है अब, उसमें जो उस हुकूमत को लाने में जो टीटीपी का रोल है, मतलब मैं डरता हूँ कुछ बातें करते हुए कि इंसान को ऐसी बातें करनी भी नहीं चाहिए। अब देखें, कई साल पहले मेरे ख्याल परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, और अब तो परवेज़ मुशर्रफ का दौर जो है वो एक बीच में बात आ गई, मैंने कहा कर दूं कि वो व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है वो बहुत अच्छा दौर था।
इस तरह का खौफ नहीं था उस वक्त इस माशरे अब सर साहब आपने एक बात की, रूलिंग एलीट की नीयत की, और फिर आपने कहा बात करते डरते हैं। ऊपर शहजाद साहब ने एक बात कही कि आप एक्सप्रेशन को रोक नहीं सकते आज के दौर में, बात को छुपा नहीं सकते, कान और आंख बंद नहीं कर सकते। तो क्या रूलिंग एलीट की जिस बात की आप बात कर रहे हैं, डर और खौफ आता है, रूलिंग एलीट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस बात की? नहीं, ये सिर्फ एक साइड है ना कि रूलिंग एलीट का खौफ आता है। बात ये है कि हमने ये जो शहजाद साहब ने बात की, हमने सिखाया क्या? उन्होंने कहा सिखाना चाहिए। क्या हमने सिखाया क्या 5th जनरेशन वॉरफेयर के नाम पे अपनी यंग जनरेशन को? हमने बाकायदा प्लानिंग के तहत पैसा लगा के सिखाया उन्हें कुछ। क्यों सिखाया ऐसा? उसका जो अंजाम हम आपको नज़र आ रहा है, जो इफ्तिखार साहब भी बात कर रहे थे अखलाकी कदरों की, ये वो जो भी बात कर रहे हैं, ये क्यों सिखाया गया? किन्होंने सिखाया? क्या ऑब्जेक्टिव था? अचीव किए? कोई कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस हुआ इस मुल्क में उनका? एक बात आपने की, मैं तो और बात कर रहा था कि वफाक को बचा ले ये पार्लियामेंट जिस तरह इस मुख्तलिफ पावर सेंटर बलूचिस्तान के वसाइल के पीछे भाग रहे हैं इस वक्त, उस अपनी अर्ज को कंट्रोल कर लें, ये पार्लियामेंट करवा ले। लेकिन पार्लियामेंटेरियन भी बीच में शामिल है, मैं क्या करूं? ठीक है, चलें पार्लियामेंट अदलिया की रिफॉर्म्स कर ले, पार्लियामेंट एग्जेक्टिव की रिफॉर्म कर ले, पार्लियामेंट मीडिया के साथ कुछ ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर ले जिसमें मीडिया भी अपना प्रोफेशनल काम करे। मीडिया वाले भी तो अपने आप को खुदाई नाउज़बिल्ला समझते हैं ना कि हम सब पे तनकीद करेंगे, सबके कपड़े उतारेंगे, हमसे सवाल ना पूछा जाए हमारे ज़राए आमदन क्या हैं, हमारे एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं कि नहीं हैं, हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये हमारा एहतसाब क्यों नहीं होता? हमसे क्यों नहीं पूछा जाता आपके एसेट्स बियॉन्ड मीन हैं कि नहीं है? तमाम एंकर्स के, तमाम एग्जेक्टिव्स के, तमाम मीडिया मालिकान के खुद से रखने चाहिए साहब। क्यों नहीं होता? तो एग्जैक्टली हमें पहले खुद डिक्लेयर करना चाहिए, जजों को खुद डिक्लेयर करना चाहिए और मीडिया वालों को खुद डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये अखलाकी इन्हितात इतना हो गया है उन गालियों के जरिए जो डिजिटल मीडिया के जरिए सिखाई गई हैं कि अब कोई फरिश्ता, आप कोई इस मुल्क में अच्छा काम कर ले, उसमें जो खातून ऑफिसर तनकीद हो जाएगी। यू आर वेरी वैलिड, आप बहुत वैलिड बात कर रहे हैं। कितनी तनकीद हो रही है?